मेरा नाम कल्पना है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा 18 साल का देवर हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। कहता कि मरीज का चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वो कोई काम भी नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता था, सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था और उसमें भी फेल हो गया था। मुझे अपने देवर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन वो तो सुबह होते ही हजारों रुपए मेरी सास के हाथ में लाकर दे दिया करता था। मैं बहुत हैरान हुई थी। एक रात मैं ये सब जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई थी। जैसे ही मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहनकर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था। उनका छोटा भाई 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। वो छोटा था, इसलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और लाड किया करती थी। वो कुछ भी करता उसको रोक टोक नहीं करती थी। मेरे ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वो दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरे ससुराल की हालत बहुत ज्यादा कमजोर थी और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा देवर सारा सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरे साथ उससे कुछ नहीं कहती। मैं, माँ जी और मेरा देवर हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर कुछ उदास लग रहा था। वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, ऐसे जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही मेरे देवर ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उससे आवाज देकर रोक लिया और पूछने लगी, आशीष तुमने ये खाना क्यों छोड़ दिया और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, माँ मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा, पूछा, ये आशीष क्या कह रहा था? मेरे तो समझ से बाहर रहा, कुछ भी समझ नहीं आया। इसने मुझसे जो कुछ भी कहा। मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई थी और कहने लगी, माँ जी मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। खैर मेरी सास अपना खाना फिनिश करने में लग गई थी और कहने लगी, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया है ना? मैंने कहा, माँ जी मैंने ठीक से लॉक कर दिया था। मेरी सास ने सर हिला दिया था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी, इसलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से ही बंद रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा लॉक लगा कर रखते थे। और फिर हम 2 औरतें ही इस घर में रहते थे। मेरा देवर तो अभी छोटा था, हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था, इसलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और आशीष कह रहा था कि वो मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। बात तो अजीब ही लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही थी, मगर हमने आशीष की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने अकेले कमरे में सोने से डर लगता था, इसलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर और मेरी सास का एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे देवर और मेरी सास का। सास मेरे कमरे में सोने लगी थी तो मेरा देवर अपने कमरे में अकेला सोता था, लेकिन सारा दिन मेरे साथ अपने कमरे में ही गुजारती थी। मेरी सास शुगर पेशेंट थी, उनकी दवाई उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी और जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, लेकिन मेरे देवर को तो दरवाजा बजने की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं चली गई और अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी कि चलो आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उठकर आशीष का खबर लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज्यादा मुंह पर चढ़ाया हुआ था, बस मुझे हमेशा इसी बात का गुस्सा रहता था। खैर मैं लेटते ही सो गई थी। सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने पूजा करने के लिए उठा दिया था। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की, फिर चाय बनाई मैंने और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर
बल पड़ने लगा। वो कहने लगी, ये तुम रात को इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवाई लेने के लिए आई थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये सब क्या है? तब मेरे देवर ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी आशीष का चेहरा देखने लगती और कहती, आशीष तुम्हारे पास इतने बहुत सारे पैसे कहाँ से आ गए हैं? आशीष कहने लगा, माँ मैंने आपको बताया था ना कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था रात में। रात भर मेरी वहां पर ड्यूटी रही और फिर ये पैसा कमा कर लाया हूँ। मेरी सास आशीष को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, आशीष ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरा देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं ये पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं बल्कि परेशानियों को दूर करने के लिए दे रहा हूँ आपको। क्या इतना ही काफी नहीं है या फिर और भी कुछ बताऊं? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वो ये सारी बातें मेरी सास को सुनाना चाह रहा था और अपनी माँ पर ही ढाल रहा था। तभी मेरी सास ने वो पैसे अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद मेरे देवर से कोई सवाल नहीं किया। मेरा देवर नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। आशीष के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, कल्पना तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम अपने देवर पर कड़ी नजर रखनी है। आखिर ये सब क्या कर रहा है? तुम्हें अपनी सारी खबर लाकर मुझे देनी है। तुम्हारा देवर ये पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है? मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो रहे थे और इतने टाइम से मेरे पति ने पैसे भी नहीं भेजे थे। उनसे फोन पर बात करती और पैसों के बारे में कहती तो वो कहते, यहाँ पर मुझे सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। अब इन पैसों से हमारी हिम्मत बंध गई थी क्योंकि मकान मालिक ने किराया मांग मांग कर हमारा दिमाग खराब कर दिया था। मेरी सास बताती है कि ये मकान उसका ही था, लेकिन काफी सालों पहले ये मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्जा कर लिया उन्होंने। उसके बाद जब वो यहाँ आई तो उन्हें पता चला कब्जा करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर का भाई था और वही इस घर का मकान मालिक है जो हम लोगों को परेशान करता है। रिश्तेदार होने के बावजूद भी टाइम से पहले ही किराया मांगने आ जाता है। मेरी सास ने अपना मकान लेने के लिए अदालतों के चक्कर भी बहुत लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरी सास ने सारा मामला हालात पर छोड़ दिया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन भगवान तुम मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वो हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने लगे। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती, इसलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी भी कर दी थी। मेरी सास को अपने देवर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मेरी सास अपने देवर से कहती थी कि अपने मरे हुए भाई की ख्याल कर लो, मैं तुम्हारी भाई की विधवा हूँ और ये मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे मरे हुए भाई के बेटे हैं। इसका मतलब ये तुम्हारे भी बेटे हुए, लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते भूल गए हो। मगर उनके देवर के कान पर जू तक नहीं रेंगती थी। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता था। मेरी सास को बस सारी उम्मीदें मेरे पति से ही थी। वो अपने छोटे बेटे से किसी काम के लिए नहीं कहती थी। मेरे पति अपनी माँ की इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे क्योंकि अभी उनका एक जवान भाई और घर में मौजूद था। वो चाहे थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे सकता है। मेरे पति अपने भाई की इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे और अपनी माँ से नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे शहर जाने के बाद अपनी माँ का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मेरा देवर मेरे पति से हमेशा जिद किया करता था कि उसे बाइक चाहिए। मेरे पति की हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की जिद की खातिर उन्होंने अपनी शादी पर आशीष को बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता था, लेकिन अपने बड़े भाई के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो कभी कभी ही बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था। जब मेरे पति अपनी माँ का फोन नहीं उठाते तो मेरा देवर अपनी माँ को तसल्ली दिया करता था, माँ आप फिक्र मत करो, भैया की जिम्मेदारी मैं बांट लूंगा, आखिर मैं उनका भाई हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब भी कुछ करूंगा इस घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, जब मैं भैया को पैसे कमा कर दिखाऊंगा तो वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे और मुझसे भी प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा देवर इतना हौसला दिखा सकता है। फिलहाल जो होना था वो हो चुका था।
अब मेरे देवर ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे, अब उससे मुझे शक में डाल दिया था। मेरा देवर कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे देवर की कमरे की सफाई भी मैं ही किया करती थी। जैसी चीज मैं छोड़कर जाया करती थी, सामान इसी तरह से रखा हुआ था। मेरे देवर के कमरे को देखकर ऐसा लग ही रहा था कि यहाँ पर एक मरीज भी आते होंगे और उनका चेकअप किया जाता होगा। मेरा देवर अभी तक घर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक-एक चीज को अच्छी तरह से चेक किया था। मेरी सास का कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली सा था, जिसमें मेरा देवर सोया करता था। लगभग 20 मिनट में मैं सारे कमरे को अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी और मेरे हाथ मेरे देवर का राज भी लग चुका था कि वो ये पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई और उनको चुपके से बताने लगी, माँ जी, मैंने आशीष का सारा कमरा छान मारा है। मुझे पता चल गया है कि आशीष वो सारे पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई थी और ये जानने के लिए एक्साइटेड थी। कहने लगी, हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, हमारी शादी पर जो सुनील ने आशीष को बाइक गिफ्ट की थी, उसकी चाबी अपने जगह पर नहीं है। मेरा देवर पहले से ही अपने दोस्त के घर पर अपनी बाइक खड़ी करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, इसका मतलब ये है कि आशीष ने अपनी बाइक बेच दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आशीष ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी है और बहाना बना दिया है कि मरीज चेक करके आया था। मेरा देवर 5वीं फेल था। 5वीं फेल इंसान डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं बन सकता। मेरी बातें सुनकर मेरी सास के आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरा आशीष शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला है। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक बेच दी, जबकि उसने अपने भैया से बहुत जिद करके ली थी। मैं हंसकर कहने लगी, माँ जी, आज रात तो आशीष नहीं कहेगा कि वो मरीज का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब वो आपको पैसे लाकर नहीं देगा तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ, आज किसी मरीज का चेकअप करके नहीं आए? तुम्हारे सपनों का अस्पताल कहीं खो गया है क्या? मेरी बातें सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया था। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास बड़े कड़क बिहेवियर की थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा, इसलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा, मुझे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सुबह होते ही फिर आशीष ने ढेरों पैसे मेरी सास के हवाले कर दिए थे। अब वो बाइक कितनी भी कीमती नहीं थी कि उसे इतने ज्यादा पैसे आ सकते थे। यकीनन मेरा देवर कुछ और कर रहा था। मैं 1 मिनट के लिए इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मेरा देवर मरीज को चेक करता है, तो ये बात नामुमकिन थी और मुझे परेशान कर देती थी कि मेरा देवर के कमरे में मरीज कहाँ से आते थे। और उसके कमरे में तो कोई खुफिया दरवाजा भी नहीं था, वो तो बस छोटा सा ही कमरा था, जिसके कोने कोने को मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। कई रातों से अब मेरी देवर की यही रूटीन बन गई थी। वो रोज यही कहता कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ और सुबह होते ही वो मेरी सास के हाथ में बहुत सारे पैसे थमा दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी चुपके जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं आशीष से ही पूछ लेती हूँ, आखिर तुम ये सब क्या करते हो? मेरा देवर जब सुबह सो करके उठा तो मैंने उससे कहा, आशीष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बड़ा हैरान हो रहा था और कहने लगा, हाँ कहिए, आपको क्या कहना है? मैं कहने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वो खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं इतने दिन से आप लोगों को यही तो बता रहा हूँ कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जाता हूँ, तो फिर आप मुझे ये सवाल क्यों कर रही हैं? मैं कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज आते कहाँ से हैं तुम्हारे पास? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी अब बस करो मुझ पर शक करना। जो मैंने बता दिया बस उसी पर यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने देख लिया कि मैं अपने देवर से बातें पूछ रही हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाएंगी, क्योंकि ये उनका लाडला बेटा था और वो अपने लाडले बेटे को कुछ भी कहने नहीं देती थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। आशीष अपनी माँ का कुछ ज्यादा ही लाडला बेटा था और इसलिए वो इस बात का फायदा उठाया करता था। वो किसी के साथ भी बदतमीजी किया करता था। मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। आज भी उसने मुझे डरा कर चुप करवा दिया था।
मगर वो मेरे दिमाग से सवाल तो नहीं मिटा सकता था। मैंने सोचा कि इस मामले में मेरी सास को अपने छोटे बेटे पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो इतने सारे पैसे लेकर आता कहाँ से है। इसलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया कि आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हैं? वो कम उम्र का जवान लड़का है, आप उससे सवाल पूछिए वो इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है, और ये भी पूछिए कि वो क्या करता है। मेरी सास बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो कहने लगी, अगर मैं आशीष से बात करती हूँ तो वो गुस्सा होकर मेरे पास से ही उठकर चल जाता है। अब मैं बहुत ज्यादा उलझ कर रह गई हूँ। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संकट में तो नहीं पड़ गया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर सोचती हूँ कि आशीष तो सारा दिन अपने कमरे में सोया होता है और रात के 6 बजते घर के गेट को ताला लगा दिया जाता है। ना कोई घर से जाता है और ना ही आता है। ऐसे में मैं अपने बेटे पर शक कैसे कर सकती हूँ? मगर फिर वो ये पैसे आखिर लाता कहाँ से है? मैं कुछ नहीं जानती कल्पना, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात मैं सुनील से भी नहीं कह सकती, वो तो वैसे ही आशीष की वजह से मुझे नाराज रहता है। ये बात सुनेगा तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी थी। सास की बेबसी देखकर मेरा दिल भी दुखी हो रहा था। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन ये भी पता चल जाएगा कि आशीष क्या करता है और कहाँ से ये पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी कि ये मेरा देवर मर क्यों नहीं जाता, इसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा भी घर की परेशानियों को दूर करने के लिए हमसे दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं आशीष की शादी नहीं कर सकूंगी। अपने बड़े बेटे की तो शादी देख चुकी हूँ, छोटे बेटे की भी शादी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं सुकून से मर तो सकूंगी ना। फिलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली ही दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास भी अपने बेटे की हरकतों से डरने लगी थी। न जाने ये डर पैसों का था या फिर वो अपनी जवान औलाद को कुछ कहने से ही डरती थी। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने हंसकर मुझे देखा। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरे मन में भगवान से यही शिकायत थी कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मैं तो बस एक नजर उस लड़की को देखती ही जा रही थी। तभी अचानक पीछे से मेरी सास की कड़कती हुई आवाज आई। वो कहने लगी, बहू दरवाजे के साथ चिपक कर ही रह गई हो, कौन आया है? मैं घबरा गई थी। तभी वो लड़की भी मुस्कुराने लगी। मैं समझ गई थी कि ये मेरी इंसल्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुकी है। कभी कभी तो मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती थी। कभी तो वो मुझसे बहुत प्यार से बात किया करती थी और कभी मेरी इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिलहाल मैंने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम? तो वो कहने लगी, मेरा नाम मीनाक्षी है। हम लोग कल ही आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर में पूजा थी, इसलिए मैं आसपास के घरों में प्रसाद बांट रही थी तो सोचा आपके घर में भी दे दूं। आप मुझे बर्तन खाली करके दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से प्रसाद ले लिया और घर के अंदर जाने लगी। मेरी सास पूछने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी, कौन आया था? मेरी सास के शुरू से ही इस घर में बड़े कड़े नियम रहे थे जिनका मैं हमेशा पालन करती आई थी। मैं कहने लगी, माँ जी, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। एक जवान लड़की है और प्रसाद लेकर आई है। मेरी सास कहने लगी, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पड़ोसियों को भी प्रसाद दे। तुम भी हमारे घर की आज पूजा का प्रसाद उनके बर्तन में डालकर दे दो। मैंने अपने घर का प्रसाद उस बर्तन में डाल दिया था। मेरी सास ने मेरे हाथ से उस बर्तन ले लिए थे। न जाने मुझे क्या हुआ और मैं अपनी सास के पीछे पीछे ही चली गई थी। मेरी सास ने मीनाक्षी के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कितनी प्यारी बेटी है। बेटी, तुम अपनी माँ से कहना वो हमारे घर पर जरूर आए। मैं भी किसी दिन तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगी और तुम्हें नए घर की बधाई हो। मीनाक्षी मेरी सास से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मुझे वो लड़की बहुत भली लगी थी। फिर मैं अपनी सास के अंदर आने से पहले ही घर के अंदर लौट गई थी, नहीं तो मेरी सास मुझे जरूर डांट लगाती। फिलहाल मुझे उस लड़की के साथ मुलाकात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं किसी से बातें करना ही भूल गई थी। बस हमेशा अपनी सास के साथ ही बातें करती रहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी अपने मायके में भी नहीं जा पाई थी, जबकि मेरे मायके में मेरी बहुत सारी सहेलियां थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो सिर्फ अपनी सास के अलावा किसी और से बोलने का मौका ही नहीं मिलता था।
जब से मैं मीनाक्षी से मिली थी, अपने देवर की बात को भूल चुकी थी। अगले दिन मीनाक्षी की माँ और मीनाक्षी हमारे घर पर आई थी। मीनाक्षी की माँ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहने लगी, मीनाक्षी बता रही थी कि आपने अपने घर पर मुझे बुलाने के लिए कहा था। आज मैं सारी सेटिंग करने के बाद फ्री हुई तो सोचा कि मीनाक्षी के साथ आपके घर का चक्कर लगा आती हूँ। मैंने मीनाक्षी और उसकी माँ के लिए चाय बनाई और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। मीनाक्षी की माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कह रही थी कि आपकी बहू तो बहुत सुंदर है, कभी अपनी बहू को हमारे घर पर जरूर लेकर आना। मीनाक्षी भी कहने लगी, जी हम माँ बेटी सारा दिन घर में अकेले रहते हैं, अगर आप हमारे घर पर आती जाती रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा। मीनाक्षी की माँ ने कहा, हाँ बेटी क्यों नहीं, तुम हमारे घर पर आ जाया करो। हमारे घर पर कोई मर्द नहीं होता, सिर्फ मेरे पति हैं जो सुबह ही नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को घर में घुसते हैं। मीनाक्षी भी यहाँ पर जॉब ढूंढ रही है, जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी तो ये जॉब पर चली जाया करेगी और मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मेरा टाइम पास करने के लिए कभी तुम मेरे घर आ जाया करो तो कभी मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। मैंने कहा, जी आंटी मैं आपके घर जरूर आऊंगी। मैंने दिल में सोचा कि आंटी की उम्र भी तो मेरी सास की उम्र से थोड़ी कम ही होगी और जब मीनाक्षी के घर पर मौजूद नहीं होगी तो फिर मैं आपके घर आकर क्या करूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तो मीनाक्षी की जॉब नहीं लगी है, अभी मैं आंटी के घर जाकर मीनाक्षी से दोस्ती बढ़ा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही बहाने से मीनाक्षी के घर जरूर जाऊंगी। बाद में जब मीनाक्षी की जॉब लग जाएगी तो उससे मुलाकात का ज्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से मैं अगले दिन किसी काम से मीनाक्षी के घर पर चली गई थी। मेरी सास तो अपने बेटे की परेशानी को लेकर इतना ज्यादा उलझ गई थी कि उन्हें तो अब मेरी भी ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। इसलिए उन्होंने मुझे मीनाक्षी के घर जाने की परमिशन भी आसानी से दे दी थी। मैंने जैसे ही मीनाक्षी के घर का दरवाजा बजाया तो मुझे खुशी हुई थी कि मीनाक्षी ही अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए आ गई थी और वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ देखिए हमारे घर कौन आया है। पड़ोस में रहने वाली भाभी आई है। वो मुझे घर के अंदर बुलाने लगी और उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहने लगी, भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पानी पिया और उन दोनों से बातें करने लगी। मीनाक्षी कहने लगी, भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने के लिए हमारे घर रोज आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोज अपने हाथ की अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। इसी तरह से हम दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रही थी। आंटी तो उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। बातों ही बातों में मीनाक्षी ने मुझे अपने बारे में काफी कुछ बता दिया था और मैंने भी उसके शादी से पहले से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी थी और अपने हस्बैंड का फोटो भी दिखाया था। देखते ही देखते मीनाक्षी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मीनाक्षी की मम्मी भी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर पर खूब आने जाने लगे थे। कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी भी जॉब करने लग गई थी। मीनाक्षी से मेरी दोस्ती पर मेरी सास को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी सास की दोस्ती मीनाक्षी की मम्मी के साथ हो गई थी। वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करती थी और हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खूब बातें किया करते थे। अब सुबह से लेकर शाम के टाइम तक मीनाक्षी ऑफिस जाती। हैरत की बात तो ये थी, मेरी सास मुझे मीनाक्षी के घर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकती थी। एक दिन शाम के टाइम पर मीनाक्षी हमारे घर आ गई थी तो वो मुझसे कहने लगी, ये तुम्हारा देवर बड़ा अजीब है, ये जवान है फिर भी कोई नौकरी नहीं करता, तुम्हें इसको कोई नौकरी करवा देनी चाहिए। दोनों भाई मिलकर घर का बोझ संभालेंगे तो घर के खर्चे में आसानी हो जाएगी। मैंने मीनाक्षी को बता दिया था कि मेरा देवर पागलपन वाली हरकतें करता है। वो रात के 9 बजते ही कहता है कि मैं मरीज चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वो अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। इसलिए मैंने मीनाक्षी को भी बता दिया था कि वो मरीज को चेक करने के लिए जाता है। मीनाक्षी मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी और वो समझ गई थी कि मेरा देवर सच में ही मरीज का चेकअप करने जाता होगा। वो कहने लगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, वो मरीज का चेकअप करने के लिए जाता है, लेकिन तुम मुझे इतने ऐतराज के तौर पर क्यों बता रही हो कि वो अपने कमरे में जाने के बाद मरीज को चेक करता है? शायद कोई मरीज उसके कमरे में बैठा हुआ होता होगा। मुझे लगा कि वो शायद कोई काम ही नहीं करता होगा, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो ये तो अच्छा काम है। अब वो तुम्हारी सास को भी पैसे भी ज्यादा लाकर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी ही देर में मेरी सास वहां पर आ गई थी। मैं मीनाक्षी से कुछ और कह पाती, अपनी सास के आने से मैं खामोश हो गई थी और हमारी बात वहीं पर अधूरी रह गई थी। उसके बाद पिछले 2-3 दिन तक मेरी मीनाक्षी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन हमारे घर का दरवाजा बजा
और मैं दरवाजा खोलने के लिए गई तो मीनाक्षी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, कल्पना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करता है। मैं तो समझी कि वो डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगी, मीनाक्षी, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी बस अपनी बात ही कहे जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। न जाने उसे क्या हो गया था। मैंने जब उसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगी, बस बस, मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वो मेरे घर के दरवाजे से ही वापस लौट गई थी। आज वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मुझे मीनाक्षी के रूप में एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गई थी जिसके साथ मेरा टाइम स्पेंड करना आसान होता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौटकर आ गई थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं मीनाक्षी की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में जाकर रो रही थी। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मेरे दिमाग में मीनाक्षी की बातें घूमने लगी। आखिरकार उसने मेरे देवर के बारे में ऐसा क्यों कहा था? क्या वो सच्चाई जानती थी कि मेरा देवर क्या करता है? अभी तक तो उसकी रूटीन से मैं और मेरी सास बेखबर थे, मगर फिर ये कैसे मुमकिन था कि मीनाक्षी को हमारे घर से अलग रहकर भी हमारे घर की सारी बातों की खबर थी? अब मैंने सोच लिया था कि मैं आशीष के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगी। अब बस बहुत हो गया था। मैं ये सब अकेले तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस काम में अपनी सास की जरूरत थी क्योंकि वही एक ऐसी थी जो हमारे घर में रहती थी और जो मेरा साथ दे सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं आशीष के बारे में सच्चाई जानने के लिए रात होने से पहले ही उसके कमरे में छुप जाऊंगी। जब आशीष मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि वो मीनाक्षी के घर गई हुई है। मैं आज हर हाल में आशीष का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए वो कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही शाम हुई मेरी सास ने बहाने से मेरे देवर को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। आशीष तो 9 बजे के बाद ही अपने कमरे में आता था। मैं आज बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। न जाने मेरे देवर का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और ठीक 9 बजे आशीष डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आ चुका था। उसने कमरे में आते ही अंदर से कमरे को बंद कर दिया था। फिर उसने अपना एक बैग उठाया और अंदर से ग्लव्स निकालकर पहन लिए और मास्क भी निकालकर चेहरे पर लगा लिया। वो बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह ही लग रहा था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने मरीज कहाँ से आएंगे। तभी मेरे देवर ने एक अजीब सी हरकत की थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। ये खिड़की हमेशा बंद ही रहती थी क्योंकि ये खिड़की हमारे घर के बैक साइड में खुलती थी, इसलिए मेरे पति ने इस खिड़की को ताला लगाकर रखा हुआ था। लेकिन इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही थी? आशीष ने बहुत सावधानी से वो खिड़की खोली और चेयर पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदकर निकल गया था। मैं हक्का बक्का खड़ी हुई उसे देख रही थी, मगर फिर मैंने आशीष का पीछा करने के बारे में सोचा। आशीष खूब तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी। फिर उसने एक रिक्शा की और उसमें बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछा करने लग गई थी। इसी तरह से रास्ता भी पूरा हो गया था और आशीष एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया था। आशीष ने रिक्शा वाले को पैसे दिया और वो जा चुका था। जल्दी से मैं भी अपने रिक्शे से उतर गई और रिक्शा वाले को पैसे देकर भेज दिया। आशीष तो बंगले के अंदर जा चुका था। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं आशीष की भाभी हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। तब जाकर कहीं मुझे चौकीदार ने अंदर जाने की परमिशन दी थी और मैं उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। आशीष एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अभी उसका पीछा ही कर रही थी और उससे काफी दूर पर थी। वो एक नर्स से पूछ रहा था, कमला की तबीयत अब कैसी है? नर्स से इनकार करते हुए गर्दन हिला दी थी और कहने लगी, वो किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती है। फिर मेरा देवर एक और कमरे में चला गया तो मैं भी उसका पीछा करते हुए चली गई थी। नर्स तो वहां से जा चुकी थी। मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर गया था, लेकिन कमरे के बाहर तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर ली थी। तभी अचानक आशीष की नजर मुझ पर पड़ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, आशीष तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये किसका घर है?
मुझे भी बताओ, 5वीं फेल लड़के तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? आशीष की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। आशीष मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया था। अंदर कमरे में एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर लग रही थी। आशीष ने बताया कि भाभी, इसका नाम कमला है और ये मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो ये डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इनके पूरे बॉडी पर एलर्जी है जिसकी वजह से लोगों से दूर भागते हैं। इनका ड्राइवर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं उनकी एलर्जी हमें न लग जाए, और इसी वजह से कमला के पति ने भी उसे तलाक दे दी थी। कमला के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है, ये बिल्कुल तन्हा हो चुकी हैं। ये हॉस्पिटल से सीढ़ियों से उतर रही थी तभी अचानक गिर गई थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं सीधा जाकर कमला की मदद करने के लिए कोशिश करने लगा। मेरी ये बात कमला को बहुत पसंद आई थी। कमला ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उसके घर आया तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। ये बहुत खतरनाक एलर्जी है और मेरे जख्मों से बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं कि कहीं ये बीमारी उनको न लग जाए। वो बुरी तरह से रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, मेरे साथ बातें कर सके। जितने दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं वो हंसी खुशी काट सके। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम ये दौलत भी काम नहीं आ रही। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं कमला का ख्याल रखने लगूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैंने कमला को ये बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुम मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम पर मेरे पास आकर बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तुम्हें किसी तरह से गुजार ही लेती हूँ, लेकिन रात गुजारनी बहुत भारी हो जाती है। मैं कमला की बात को मान गया था, इसलिए मैंने कमला के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं माँ को इस बारे में बताता तो माँ कमला की बीमारी के बारे में सुनकर कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देता। लेकिन आज घर के हालात की वजह से भैया भी हमसे दूर रहकर पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। इसी तरह से मेरा भी काम हो जाएगा और कमला का भी काम हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने कमला से शादी कर ली। दिन के टाइम पर ये नर्स कमला का ख्याल रखती है और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कमला ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते टाइम पर मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर ले आता था ताकि माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे सकूं। मैं आशीष की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि आशीष ने 18 साल का होते हुए भी एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने आशीष से पूछा, क्या ये बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है? वो हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग गई है तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी, भैया की और माँ की जिंदगी तो आसान हो जाएगी और आप लोगों की जिंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। आशीष कहने लगा, अच्छा भाभी, अब मुझे कमला के पास जाने दो। जब वो अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक कमला ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी थी। मेरी सास ये सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें आशीष की बहुत फिक्र हो रही थी। खैर, कुछ दिन गुजरते ही तो आशीष मुझसे कहने लगा, भाभी आपको एक बात बताऊं? मैं बोली, हाँ कहो। तो वो कहने लगा, भाभी आपकी जो वो दोस्त है मीनाक्षी। मैंने कहा, हाँ, उसकी मेरी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी और इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर खुद ही मुझसे नाराज होकर बैठ गई है। आशीष कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में ही बताने वाला हूँ। मैं बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त मुझे देख लिया करती थी। फिर वो काफी देर तक अपना खिड़की में मेरा इंतजार करती रहती थी। मैं समझ ही गया था कि आपकी दोस्त आपको एक न एक दिन मेरी सारी बात बता देगी। मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वो तुम्हें चोरों की तरह ऐसे भागते हुए देखेगी तो उसने सोचा होगा कि मैंने उससे झूठ बोला है और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर नहीं कोई चोर हो।
तभी वो उस दिन मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से घर वापस लौट आए थे और हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया था जो मेरी सास के देवर का था, और हम कमला के बंगले में ही रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि कमला मेरे देवर के नाम अपनी सारी जायदाद कर चुकी थी। और इसी तरह से मेरा 18 साल का देवर आज लाखपति बन गया है। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और देवर ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया है। हमारे वहां से जाने के बाद मीनाक्षी भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझसे उस दिन के लिए माफी भी मांगी थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे माफ कर दो कल्पना, मुझे लगा तुम अपने देवर की साइड ली और तुमने मुझे अपने देवर के बारे में डॉक्टर बताकर झूठ बोला है, जबकि मैं तो उसे चोर समझ बैठी थी कि वो रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और मीनाक्षी की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौटकर आ गए थे और अब हम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।